आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 54GB बट इस डिस्कशन से पहले मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट्स बताना चाहती हूँ। लास्ट क्लास में जो हमने देखा था वो हमने देखा था 54EC और 54EC में एक छोटा सा पॉइंट था जो मैंने आपको एक्सप्लेन तो किया था बट आई गेस वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से मैं आपको वो सेक्शन जो है एक बार फिर से वो पर्टिकुलर पॉइंट मैं आपको फिर से बताना चाहती हूँ। देखो, ईसी जो था वो इस चीज़ पे बेस्ड था। ईसी आपको बोलता है कि आपके पास एक लैंड एंड बिल्डिंग है, आपने इसे ट्रांसफ़र किया और ट्रांसफ़र किया तो आपको कैपिटल गेन, ध्यान देना, आपको कैपिटल गेन हुआ 50 लाख रुपए का। अब ईसी आपको बोलता है इस 50 लाख को जो है आपको इन्वेस्ट कर देना है एक बॉन्ड में, किसमें, स्पेसिफाइड बॉन्ड में विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। अब एक एग्जांपल लेते हैं डेट वाइज। अगर ये चीज़ 31 जुलाई 23 को हुई है तो ये मेरे पास इस 31 जुलाई 23 को मैंने ट्रांसफ़र किया और मुझे कैपिटल गेन अराइज हो गया, तो मेरे पास कितना टाइम लिमिट है इन्वेस्ट करने का? तो मैं बोलूँगी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। तो मतलब मेरे पास 31 जनवरी 24 तक का टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड में मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। अब एक चीज़ पे ध्यान देना, ये जो टाइम क्या बोलते हैं उसको, ये जो टाइम इंटरवल है ट्रांसफ़र और इन्वेस्टमेंट का, वो आपको FY 23-24 में फॉल कर रहा है। अब इस सेक्शन को बनाने के पीछे गवर्नमेंट का एक इंटेंट था। क्या इंटेंट था? कि अगर आप एक लैंड एंड बिल्डिंग बेचते हैं तो हम आपको मैक्सिमम एक बेनिफिट देते हैं, 50 लाख तक का एग्जेम्पशन दे देंगे। किस चीज़ के लिए? अगर आप इस स्पेसिफाइड बॉन्ड में इन्वेस्ट करें तो गवर्नमेंट ने लिमिट लगाया, 2 लिमिट लगाया। एक तो अमाउंट पे लिमिट लगाया, मतलब पहला इंटेंट था कि 50 लाख रुपए से ज़्यादा हम आपको देना नहीं चाहते हैं, और दूसरा जो उन्होंने लिमिट लगाया वो लगाया कि आप 6 मंथ के अंदर, जिस दिन आपने ट्रांसफ़र किया उसके विद इन 6 मंथ आप इस पैसे को इन्वेस्ट कर देना। अब इसमें लोगों ने एक लूप होल निकाल लिया। क्या लूप होल निकाला? सपोज़ करो, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ फिर आपको पता चलेगा। देखो, सपोज़ करो कि ये जो ट्रांसफ़र हुआ है वो हुआ है 28 फरवरी 24 को। अब 6 मंथ अगर काउंट करो तो मार्च, अप्रैल, मई एंड देन जून, जुलाई, अगस्त। मेरे पास 31 अगस्त 25 तक का टाइम लिमिट है, ठीक। अब 6 महीने तक का मेरे पास टाइम लिमिट है। अब गवर्नमेंट की 2 शर्तें थी। क्या थी? पहले कि एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में आप 50 लाख तक ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो लोगों ने लूपहोल क्या निकाला? FY 23-24 को देखो तो आपके पास सिर्फ 1 महीना आ रहा है, मार्च, यहाँ पे ये FY ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद से ये जो 5 महीने हैं ये आपके FY 24-25 में जाते हैं। तो लोगों ने 50 लाख तो यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया और रिमेनिंग 50 लाख यहाँ पे इन्वेस्ट किया और 1 करोड़ रुपए का एग्जेम्पशन लेके चले गए। बट इंटेंट, इस लॉ के पीछे इंटेंट ये नहीं था। इंटेंट एक सीधा सा इंटेंट था कि हम आपको मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक का एग्जेम्पशन देना चाहते हैं, बट लोग 1 करोड़ तक का लेके जा रहे थे। तो गवर्नमेंट ने कहा, एक क्लॉज लेकर के आए जिसमें उन्होंने ये कहा कि उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, जिस ईयर में आपने ट्रांसफ़र किया, प्लस उसके बाद से जो इमीडिएटली सक्सीडिंग जो फाइनेंशियल ईयर है, मतलब कि अगर मेरे एग्जांपल में देखें तो 23-24 में हुआ प्लस 24-25, इस दोनों को मिला करके जो आपका एग्जेम्पशन, जो आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो 50 लाख होना चाहिए। ये एक क्लॉज लेकर के वो आ गए। अब इस क्लॉज से क्या हुआ? इस 2 ईयर को मिला करके आपके पास जो टोटल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो 50 लाख होना चाहिए। अब आप इस मार्च में चाहे पूरा का पूरा 50 लाख लगा दो या 20 लगाओ या 30 लगाओ और बाकी इधर लगाओ, कोई मतलब नहीं। लॉ को ऐसे बना दिया गया ताकि जो इंटेंट है वो कंप्लीट हो पाए। अब जो पॉइंट था वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम आज की क्लास शुरू करते हैं 54GB से। आज हम पढ़ने वाले हैं 54GB। इस सेक्शन का भी हम सबसे पहले इंटेंट समझ लेते हैं, और एक बार हम इंटेंट समझ गए तो लॉ तो हम खुद बना सकते हैं। अब यहाँ पे सरकार का क्या इंटेंट था? गवर्नमेंट ने कहा कि आपके पास एक लैंड एंड बिल्डिंग है, अगर आप इसे बेच रहे हैं, गवर्नमेंट का यहाँ पे मेन चीज़ मैं आपको बताती हूँ। जो मोटो था वो ये था कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप लैंड एंड बिल्डिंग बेच के मैन्युफैक्चरिंग को एक तरीके से बूस्टअप करने के लिए, कि अगर आप लैंड एंड बिल्डिंग बेच के अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेटअप करते हैं तो जितना भी आपका कैपिटल गेन है, एक को फार्मूला है, मैं आपको बोलूँ तो अभी तक के लिए फार्मूला समझो, उसके अकॉर्डिंग हम आपका कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट कर देंगे। अगर आपने पूरा कंसिडरेशन लगा दिया इस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को सेटअप करने में तो हम आपका पूरा कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट कर देंगे। अब शुरू करते हैं। मेन इंटेंट आप समझ गए, अब सेक्शन शुरू करते हैं।
सेक्शन आपको क्या बोलता है, अगर कोई इंडिविजुअल है या एचयूएफ है, इसने अपना लैंड एंड बिल्डिंग बेचा और लैंड एंड बिल्डिंग बेचने के बाद से लॉ आपको बोलता है आप इस लैंड एंड बिल्डिंग बेचने के बाद से आपके पास जो नेट कंसिडरेशन आया वो आपको 100 लाख का आया। अब इसका मतलब क्या होता है, मान लो ग्रॉस में मुझे अमाउंट मिला 110 लाख और मेरे पास 10 लाख का ब्रोकरेज चला गया, तो मेरे पास जो नेट हुआ वो 100 लाख हुआ। अब जो नेट होता है, सेल से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस होते हैं उसको लेस करने के बाद से जो बचता है उसको हम बोलते हैं नेट कंसिडरेशन। तो यहाँ पे मेरा 100 लाख का नेट कंसिडरेशन हो गया। गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप इस नेट कंसिडरेशन को एक कंपनी को, कैसी कंपनी, एक एलिजिबल कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करने में लगाते हैं, तो जितना भी आपका कैपिटल गेन हुआ, मान लो हमने मान लिया कि यहाँ पे मेरा 60 लाख का कैपिटल गेन हुआ, 40 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था, 100 लाख मेरा कंसिडरेशन था, तो मेरा 60 लाख का कैपिटल गेन हो गया। तो यहाँ पे मैं आपको पूरा का पूरा 60 लाख रुपीज़ आपको एग्जेम्प्ट कर दूँगा। इंटेंट था ये। अब यहाँ पे मैंने आपको दो चीज़ें बोली कि एसएससी ने अपना नेट कंसिडरेशन एक एलिजिबल कंपनी में इन्वेस्ट किया। अब एक एलिजिबल कंपनी क्या होती है, एलिजिबल कंपनी के लिए दो बातें बोली गई। एलिजिबल कंपनी वो होती है जो कि एक एलिजिबल स्टार्टअप है, ठीक है, और प्लस इसमें कुछ डिफ़ाइन किए गए कि जैसे वो कुछ इनोवेशन का काम कर रही है, डेवलपमेंट का काम कर रही है, तो इस टाइप की कंपनी को हम बोलेंगे कि ये एक एलिजिबल कंपनी है जो कि कुछ एलिजिबल बिजनेस कर रही है, एक एलिजिबल स्टार्टअप है, उसको हम एक एलिजिबल कंपनी बोलेंगे। उसके बाद से ये बोला गया, चलो मान लो 100 लाख रुपए हैं, मैंने एबीसी कंपनी बना ली, ठीक, यहाँ पे हूँ मैं श्रुति, मैंने लैंड एंड बिल्डिंग बेचा और ये कंपनी बना ली, मेरे पास 100 लाख रुपीज़ का नेट कंसिडरेशन था, मैंने एबीसी के शेयर को सब्सक्राइब करने में लगा दिया। अब देखो इंटेंट मैंने आपको बताया था कि मोटो क्या रहेगा, यहाँ पे गवर्नमेंट का मोटो ये रहेगा कि आप इस पैसे को यूटिलाइज़ करो मैन्युफैक्चरिंग में। अब मैंने क्योंकि इसके शेयर्स सब्सक्राइब कर लिए, तो क्या इस चीज़ की गारंटी है कि ये कंपनी जो मेरे पैसे हैं वो सही यूटिलाइज़ हो रहे हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए ही यूटिलाइज़ होंगे, या फिर ये भी हो सकता है ना कि वो किसी और चीज़ के लिए यूटिलाइज़ हो जाए। तो अब इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने अपने इंटेंट को फुलफ़िल करने के लिए ये कहा कि ये हम आपको एग्जेम्पशन तभी देंगे जिस दिन आपने सब्सक्राइब किया है इसके शेयर्स, वहाँ से 1 साल तक का टाइम पीरियड देंगे। मतलब कि अगर आपने ये 31 अगस्त 23 को अगर सब्सक्राइब किया है तो हम आपको 1 साल 31 अगस्त 24 देंगे। इस 1 साल में इस कंपनी को क्या करना है, जो भी अमाउंट मिला उसे 100 लाख का अमाउंट मिला, तो इस 100 लाख को इन्वेस्ट करना है। कहाँ इन्वेस्ट करना है, न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज करने में इन्वेस्ट करना है। अब न्यू प्लांट एंड मशीनरी को थोड़ा सा डिफाइन किया गया है कि कौन कौन सी चीज़ें न्यू प्लांट एंड मशीनरी में कवर्ड नहीं होती हैं, जो कि हम आगे देख लेंगे, इस चीज़ को अभी रहने देते हैं। तो जब आप इस न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदने में, चलो मैं आपको बता ही देती हूँ, न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदने में इन्होंने ये बोला कि कोई भी पुरानी प्लांट एंड मशीनरी या फिर कोई भी इंपोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी जो है वो आपकी न्यू प्लांट एंड मशीनरी नहीं होगी। न्यू प्लांट एंड मशीनरी का यहाँ पे कंप्लीट मतलब होगा कि एक ऐसी प्लांट एंड मशीनरी जो कि कंप्लीटली न्यू है, वो हो जाएगी आपकी न्यू प्लांट एंड मशीनरी। उसके बाद से इन्होंने कहा कि कोई भी ऑफिस अप्लायंसेज में लगी हुई मशीनरी आपकी न्यू प्लांट एंड मशीनरी में कवर्ड नहीं होगी। कोई भी कंप्यूटर आपका न्यू प्लांट एंड मशीनरी की कंडीशन में, के डिफिनेशन में कवर्ड नहीं होगा। ऐसी एक दो और चीज़ें बोली और न्यू प्लांट एंड मशीनरी को डिफाइन किया। हम कहना क्या चाहते हैं, एक चीज़ समझना यहाँ पे, जब मैं कह रही हूँ कंप्यूटर के लिए मत लगाना, ऑफिस अप्लायंसेस के लिए मत लगाना, मतलब मेरा एक सीधा मोटो है कि जाके एक ऐसी मशीन खरीदो जिससे कुछ बन सके, जिससे कुछ मैन्युफैक्चर हो सके, कुछ प्रोड्यूस हो सके, ऐसी प्लांट एंड मशीनरी खरीदो। और अगर आपने 1 साल तक इस पैसे को यूटिलाइज़ नहीं किया तो जो कैपिटल गेन हमने आपको एग्जेम्प्ट किया था वो कैपिटल गेन हम अब आपको यहाँ पे टैक्सेबल कर देंगे, इस फाइनेंशियल ईयर में टैक्सेबल कर देंगे, जिस फाइनेंशियल ईयर में आपका 1 साल का टाइम पीरियड ख़त्म हो रहा है। आई होप कि आपको एक ओवरव्यू इस सेक्शन का ज़रूर मिल गया होगा। अब इस सेक्शन को जो है हम शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब आपको पढ़ने में थोड़ा आसान लगेगा। सेक्शन 54GB एग्जेम्पशन ऑफ कैपिटल गेन, ठीक। एसएससी के लिए बोला गया है कि इंडिविजुअल और एचयूएफ सिर्फ यही दोनों एसएससी को ये बेनिफिट अवेलेबल है। कंडीशन बोला गया है कि कंडीशन आपको कुछ फुलफिल करने पड़ेंगे इस एग्जेम्पशन को लेने के लिए। पहला कंडीशन है कि एसएससी ने अपना नेट सेल कंसिडरेशन जो है, जो लैंड एंड बिल्डिंग बेचने से उससे हुआ है, उसको
यूटिलाइज़ करने हैं। किस में यूटिलाइज़ करना है? सब्सक्रिप्शन ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ एलिजिबल कंपनी। आपको एक एलिजिबल कंपनी के इक्विटी शेयर को सब्सक्राइब करने में यूटिलाइज़ करना है। बीइंग एन एलिजिबल स्टार्टअप, ये जो एलिजिबल कंपनी होगी वो क्या होगी? एक एलिजिबल स्टार्टअप होगी विच इज़ यूटिलाइज्ड बाय द कंपनी फॉर परचेज ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी। अभी इस पॉइंट को रहने देते हैं, समझ में आ गई होगी आपको बात। फिर से रिपीट कर देती हूँ कि एसएससी ने अपना जो नेट सेल कंसिडरेशन है वो यूटिलाइज़ किया, कहाँ यूटिलाइज़ किया? एक इक्विटी शेयर्स को सब्सक्राइब करने में, एक कंपनी के इक्विटी शेयर को सब्सक्राइब करने में। और वो कंपनी आपकी एक एलिजिबल कंपनी होगी। एलिजिबल कंपनी का मतलब आगे बोला गया कि एक ऐसी कंपनी जो एक एलिजिबल स्टार्टअप हो, और ये एलिजिबल स्टार्टअप आपके पैसे को जो आपने सब्सक्राइब किया है उसको यूटिलाइज़ करेगी न्यू प्लांट एंड मशीनरी को परचेज करने में। अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि अगर चलो 31 जुलाई 23 को अगर मैं मान लूँ कि मैंने ट्रांसफ़र किया, और ट्रांसफ़र करने के बाद से मैंने ट्रांसफ़र कर दिया, तो यहाँ पे ये टाइम लिमिट बोल रहे हैं कि इन्वेस्ट आप कब तक कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए इन्होंने बोला है। अब आपको, अगर आप एक एसएससी हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट के लिए क्या बोल रहे हैं कि जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने ट्रांसफ़र किया, तो कौन सा फाइनेंशियल ईयर हो गया ये? 23-24। उस फाइनेंशियल ईयर में, या तो आप उस फाइनेंशियल ईयर में इस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ हो और आपने इन्वेस्टमेंट किया हो, या फिर दूसरा पॉइंट बोलते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर का जो भी टाइम लिमिट है रिटर्न फाइल करने का, ड्यू डेट मान लो, हम मान लेते हैं 31 जुलाई 24 मान लेते हैं, तो या फिर आपने अप टू दिस टाइम पीरियड तक कर दिया हो। मतलब अगर मैं टाइम पीरियड निकालूँ कि कहाँ से कहाँ तक टाइम है हमारे पास इन्वेस्टमेंट का, तो मैं बोलूँगी 1/4/23 से लेकर के 31/7/24 तक का टाइम लिमिट है हमारे पास इन्वेस्ट करने का। इस टाइम पीरियड के बीच जो है हमारी कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट हो जानी चाहिए, और जो भी मुझे नेट कंसिडरेशन मिला 100 लाख का, वो मैं उस कंपनी के इक्विटी शेयर को सब्सक्राइब करने में यूटिलाइज़ होना चाहिए, तब मुझे एग्जेम्पशन मिल जाएगी। अब एक चीज़ ध्यान दो, मैंने ये टाइम पीरियड बताया, अगर इस टाइम पीरियड को अगर मैं FY के टर्म में बोलूँ तो एक तो ये पड़ जाएगा 23-24 और एक पड़ जाएगा FY 24-25 में। बट ये पूरा 24-25 नहीं है, अप टू 31 जुलाई 24 तक है। तो यहाँ पे वही बात बोली गई है, बीइंग एन एलिजिबल फॉर अच्छा आगे बोली जाएगी आपको, बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम ऑन सब्सक्रिप्शन ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ एलिजिबल कंपनी बीइंग एन एलिजिबल स्टार्टअप विच इज यूटिलाइज्ड बाय द कंपनी फॉर परचेज ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी, जो कि कंपनी के द्वारा यूटिलाइज होना चाहिए, किस लिए? न्यू प्लांट एंड मशीनरी को परचेज करने के लिए। चलो मैं एक बार और सम अप कर देती हूँ कि अभी तक हमने क्या देखा। एक ही पॉइंट अभी तक हमने देखा है कि एक इंडिविजुअल या HUF हो, जिसमें मैंने इंडिविजुअल का एग्जाम्पल ले लिया, इंडिविजुअल का एग्जाम्पल ले लिया कि सपोज इफ आई एम एन इंडिविजुअल एंड आई हैव सोल्ड आउट माई लैंड एंड बिल्डिंग, एंड इफ आई वांट टू इन्वेस्ट इन ए कंपनी विच इज एन एलिजिबल कंपनी, एंड एन एलिजिबल कंपनी मीन्स एन एलिजिबल स्टार्टअप, एंड आई हैव सब्सक्राइब इक्विटी शेयर ऑफ दैट एलिजिबल स्टार्टअप, उसके लिए डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का एक टाइम लिमिट दिया हुआ है, तो मैं एलिजिबल हो जाऊंगा 54G में अपने कैपिटल गेन के एग्जेम्पशन के लिए। अगर मैंने पूरा नेट कंसिडरेशन इन्वेस्ट कर दिया तो मुझे पूरा कैपिटल गेन जो है कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। बट अगर मैंने कुछ पार्शली इन्वेस्ट किया है तो उसके लिए मुझे अलग से एक फॉर्मूला है जिसको हम देखेंगे कि कैसे मिलेगा। अब मैंने आपको बोला कि जो मुझे इन्वेस्टमेंट करना है वो एक एलिजिबल कंपनी में करना है जो कि एक एलिजिबल स्टार्टअप हो। तो इसका मतलब क्या हुआ एलिजिबल कंपनी का? एलिजिबल कंपनी का मतलब हुआ कि एक ऐसी कंपनी जिसने which is incorporated in the financial year in which capital gain arise or in the subsequent financial year before due date of filing of return of income, जो मैं आपको यहाँ पे बता रही थी, जो मैं ऊपर खोज रही थी पॉइंट, वो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि या तो इस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन उस फाइनेंशियल ईयर में हुआ हो जिसमें कैपिटल गेन अराइज हो रहा हो, मतलब अगर मैं बोलूँ तो 23-24, और इन सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर 24-25 बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, मतलब कि 31 जुलाई 24 तक का टाइम लिमिट है। अंडरस्टूड माय पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, द कंपनी इज इंगेज्ड इन एलिजिबल बिजनेस। कंपनी जो है एक एलिजिबल बिजनेस करने में इंगेज हो। मैंने आपको बताया था ना, एलिजिबल बिजनेस का मतलब हो गया कि इनोवेशन में या फिर डेवलपमेंट में इस टाइप के कुछ बिजनेस लिस्टेड हैं जिसमें अगर कंपनी इन्वॉल्व है तो हम उसको एग्जेम्पशन देंगे। और तीसरा पॉइंट बोलता है द कंपनी इन विच द इंडिविजुअल हैज़ अचीव्ड मोर होल्ड मोर देन 25% ऑफ द शेयर कैपिटल और 25% ऑफ वोटिंग राइट। मतलब मुझे कि मान लो अगर मैं श्रुति, अगर मैंने इन्वेस्ट किया ABC में
तो अगर इसका टोटल 100 लाख है, मान लो टोटल शेयर कैपिटल है इसका 100 लाख, देन आई शुड एटलीस्ट होल्ड 25 लाख ऑफ शेयर कैपिटल और 25% ऑफ द वोटिंग राइट। दोनों में से कोई एक मुझे होल्ड करना पड़ेगा। 25% जो पावर है वो मेरे पास होना चाहिए, तभी वो कंपनी एलिजिबल कंपनी बनेगी। अब एक द कंपनी इज़ एन एलिजिबल स्टार्टअप, और जो कंपनी है वो एलिजिबल स्टार्टअप है। दो चीज़ें यहाँ पे डिफाइन की हुई हैं कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया वो एक एलिजिबल कंपनी में किया। तो पहले आपको एलिजिबल कंपनी का मतलब समझाया गया कि एलिजिबल कंपनी क्या हुई। उसके बाद से आपको बोला गया कि ये जो कंपनी है वो एक एलिजिबल स्टार्टअप भी होना चाहिए, साथ के साथ साथ दो कंडीशन फुलफिल होने चाहिए, क्योंकि ये तो कोई भी कंपनी कंडीशन फुलफिल कर सकती है, बट इसके साथ एक और कंडीशन लगाया गया कि ये एलिजिबल स्टार्टअप होना चाहिए। अब एलिजिबल स्टार्टअप का मतलब देखते हैं। इसका मतलब हुआ है कि एक ऐसी कंपनी जिसका इनकॉर्पोरेशन हुआ है 1/4/16 से लेके 31/3/22 तक के बीच में, पहला पॉइंट आपका बोलता है। दूसरा बोलता है कि इस कंपनी का जिस ईयर में ATISC का एग्जेम्पशन ये कंपनी ले रही है, उस ईयर में इसका जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द टोटल टर्नओवर ऑफ द कंपनी डू नॉट एक्सीड 100 करोड़ इन द प्रीवियस ईयर इन विच डिडक्शन अंडर सेक्शन ATISC इज क्लेम्ड। थर्ड पॉइंट बोलता है द कंपनी होल्ड सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबल बिजनेस फ्रॉम द नोटिफाइड इंटरमिनिस्ट्रियल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन। जो बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन है उससे इस कंपनी को एक सर्टिफिकेट मिला होना चाहिए कि ये कंपनी जो है एक एलिजिबल बिजनेस करती है। मैंने आपको बताया ना कि वो कुछ बिजनेस लिस्टेड हैं, तो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। अगर कुछ भी नहीं पता चल पा रहा है तो आप सर्टिफिकेट देख के पता कर सकते हैं। अगर सर्टिफिकेट मिला हुआ है देन यस यू आर डूइंग एलिजिबल बिजनेस। अब आपका एलिजिबल स्टार्टअप का मतलब यहाँ पे तो ख़त्म हो गया। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से कंडीशन आपको फुलफिल करने पड़ेंगे टू अवेल एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54GB, जिसमें पहला कंडीशन था कि आप एक एलिजिबल इस कंपनी में इन्वेस्ट करिए। और एलिजिबल कंपनी का मतलब बोला गया कि एलिजिबल कंपनी मीन्स ऐसी कंपनी जो कि एक एलिजिबल स्टार्टअप है। पहली बात ये बोली गई। उसके बाद से हमने इस कंपनी और स्टार्टअप जो दो वर्ड्स आए इसका मतलब देख लिया। दूसरा जो पॉइंट है कंडीशन फुलफिल करने में, वो दूसरा पॉइंट हमें बोलता है द अमाउंट रिसीव इज यूटिलाइज्ड बाय द कंपनी फॉर परचेज ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ इक्विटी शेयर। एग्जाम्पल देके बताता हूँ। मैंने आपको बोला 31/7/23 को मैंने ट्रांसफ़र किया और मुझे 1 महीना लग गया अपना इन्वेस्टमेंट करने में, सब्सक्रिप्शन करने में। 31/8/23 को मैंने सब्सक्राइब कर लिया। तो जो कंपनी को जो ABC को पैसे मिले वो 31/8/23 को मिले। अब बोल क्या रहा है यहाँ पे कि यहाँ से 1 साल तक का टाइम पीरियड कैलकुलेट करिए, 31/8/24। इस टाइम पीरियड के बीच जो है जो कंपनी है उसको न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर लेना है। पढ़ते हैं द अमाउंट रिसीव यूटिलाइज्ड बाय द कंपनी फॉर परचेज ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ इक्विटी शेयर। जहाँ से सब्सक्राइब हुआ वहाँ से 1 साल कैलकुलेट करेंगे। थर्ड पॉइंट आपका क्या बोलता है? If the amount of net consideration is not utilized by the company for purchase of plant and machinery before due date of filing of return of income, then unutilized amount should be deposited to CGS before due date of filing of return of income, and the return of income of the assessee should be accompanied by proof of such। देखो मैंने ना आपको पहले भी कई बार ये चीज़ डिस्कस किया है और फिर से मैं एक बार ये चीज़ डिस्कस करती हूँ। अब वो चीज़ है क्या, मैं ये क्लास को पहले ना पूरा रिकॉर्ड कर लिया था और मैं वापस से रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। डबल मेहनत, कोई बात नहीं, शुरू करते हैं हम। ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी डिस्कस करी हुई हैं। अब वो क्या चीज़ हैं वो देखो। मैंने आपको बोला कि गवर्नमेंट जैसे 54 है, सेक्शन 54, उसमें जो आपका मैक्सिमम लिमिट है टाइम पीरियड इन्वेस्टमेंट का वो आपको 3 साल है। तो कहीं पे 3 साल, कहीं पे 2 साल ऐसे है ना। बट गवर्नमेंट तो आपको जिस ईयर में आपने ट्रांसफ़र किया एग्जेम्पशन तो आपको उसी ईयर में मिल गया। अब गवर्नमेंट ये कैसे नज़र रखेगी कि जिस इंटेंट के लिए मैंने आपको पैसे मतलब एग्जेम्पशन दिया था आप इन पैसे को उसी इंटेंट में लगा रहे हो। तो इस चीज़ को देखने के लिए गवर्नमेंट हमेशा ये चीज़ बोलती है, पीछे के भी सेक्शन में आपने देखा होगा कि आपको जो भी पैसे मिले ना, जो भी कैपिटल गेन मिला या कहीं पे अगर कंसिडरेशन की बात हो रही है तो कंसिडरेशन मिला, आप उस पैसे को या तो यूटिलाइज़ कर लो, बहुत अच्छी बात अगर आपने यूटिलाइज़ कर लिया। अगर आपने पार्शियली यूटिलाइज़ किया है तो आप एक काम करना, जो भी बाकी बचे पैसे हैं ना उसको CGS में डिपॉजिट करा देना। तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट यही बोलती है कि अगर मान लो अगर हम अब अपने एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग चले तो 31/8/23 को सब्सक्रिप्शन हो गया था। अब मेरे पास जो टाइम लिमिट है परचेज़ करने का वो अप टू 31/8/24 है और मेरे पास जो रिटर्न फाइलिंग का डेट है वो है 31 जुलाई
24, ठीक है। तो गवर्नमेंट हमें क्या बोलेगी कि ये जो 23-24 फाइनेंशियल ईयर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर कुछ यूटिलाइज़ कर पाए हो तो कोई बात नहीं। मान लो मैंने 100 लाख माना था ना अपना टोटल मेरा नेट कंसिडरेशन, अगर 50 लाख यूटिलाइज़ कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, और बाकी 50 लाख अगर नहीं यूटिलाइज़ किया तो इसे CGS में डिपॉजिट करा देना। अब जब आप डिपॉजिट करा दिए तो जब आपको कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन दिया जाएगा तो वहाँ पे ये लॉ लिखा हुआ है कि जितना भी कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट है वो उतना आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। आप कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट अगर देखें तो सिर्फ तो हमने 50 लाख का सामान खरीदा है, बट कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट में बोला गया है कि जितना यूटिलाइज़ किया प्लस जितना आपने CGS में डिपॉजिट कराया, तो 50 + 50 जो है मेरे पास हो जाएगा 100 लाख। तो पूरा 100 लाख का एग्जेम्पशन, मतलब पूरा मैंने नेट कंसिडरेशन यूटिलाइज़ करा लिया तो मेरा पूरा 60 लाख का जो है एग्जेम्पशन मिल जाएगा। पॉइंट नंबर C आपका यही बात बोलता है कि नेट कंसिडरेशन अगर नॉट यूटिलाइज्ड बाय द कंपनी प्लांट एंड मशीनरी परचेज करने के लिए बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, तो अनयूटिलाइज अमाउंट को CGS में डिपॉजिट करा देना बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। तो 31/7/24 से पहले ये जो 50 लाख आपको बच रहे हैं ना, इसको पहले 31/7/24 से रिटर्न फाइलिंग से पहले इसको डिपॉजिट करा देना। और जब आप रिटर्न फाइल करना तो रिटर्न ऑफ इनकम के साथ साथ जो भी आपको डिपॉजिट का प्रूफ मिला वो आप प्रूफ भी इसके साथ लगा देना ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको आसानी से एग्जेम्पशन मिल जाए। पॉइंट नंबर D की तरफ बढ़ते हैं। द अमाउंट यूटिलाइज्ड by the company for purchase of new plant and machinery together with the amount deposited in CGS shall be deemed to be the cost of asset। of course मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये जितना अमाउंट आपने डिपॉजिट किया और जितना अमाउंट आपने यूटिलाइज़ किया, ये दोनों का जो सम होगा वो आपका कॉस्ट ऑफ एसेट होगा। अब न्यू प्लांट एंड मशीनरी मैंने आपको बोला था ना कि कुछ कंडीशंस दिए गए हैं कि न्यू प्लांट एंड मशीनरी में क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं होंगी। तो इसमें पहला जो पॉइंट है वो ये बोलता है कि कोई भी मशीनरी और प्लांट जो इंस्टॉलेशन से पहले अगर यूज़ हुआ है, कहाँ, विद इन और आउटसाइड इंडिया, बाहर में यूज हुआ है या विद इन इंडिया यूज़ हुआ है, दोनों ही केसेस में दिस इज़ नॉट कवर्ड अंडर न्यू प्लांट एंड मशीनरी। पॉइंट नंबर B बोलता है कि कोई प्लांट एंड मशीनरी जो कि किसी ऑफिस प्रीमाइसेस या किसी रेसिडेंशियल एकोमोडेशन इंक्लूडिंग एकोमोडेशन इन द नेचर ऑफ गेस्ट हाउस में अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल हुआ है तो वो भी हमारा प्लांट एंड मशीनरी के डेफिनेशन में नहीं आएगा। अब मैं बोलना क्या चाहती हूँ, ये हो गया आपका फैक्ट्री, ठीक, और ये हो गया आपका ऑफिस। अब यहाँ पे लगा AC, एक सेंट्रलाइज्ड AC लगा, काफ़ी महंगा था AC। ये AC भी तो एक प्लांट एंड मशीनरी है, तो क्या इस AC का डिडक्शन जो है हम ले सकते हैं? द आंसर वुड बी नो। साफ साफ आपको बोला गया है ये जो ऑफिस हुआ मेरा, ये हो गया ऑफिस प्रीमाइसेस। अगर ऑफिस प्रीमाइसेस में कोई प्लांट एंड मशीनरी लगती है तो उसका एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर यही AC फैक्ट्री में लग जाता है तो इसका एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगा। इंटेंट समझ में आ गया तो आप लॉ बना सकते हैं। ऐसा क्यों बना हुआ है? क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही कहा कि गवर्नमेंट सिर्फ आपसे एक चीज़ चाहती है कि पैसे जो आपको मिले उसको आप यूटिलाइज़ करो। कहाँ यूटिलाइज़ करो? कुछ मैन्युफैक्चर करने में। जब आप ऑफिस में AC खरीदोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है, बट जब आप यहाँ के लिए AC खरीदोगे तो आप खरीद के लगा के थोड़े ना छोड़ दोगे। थोड़ी प्रैक्टिकली सोचो, तो इतना पैसा लगाया हमने, उसको ऐसे ही थोड़े ना लगा के छोड़ा होगा। ऑब्वियसली वहाँ पे कुछ काम चल रहा होगा जिसकी वजह से मैंने वहाँ पे AC लगाया होगा। फैक्ट्रीज में लगते हैं AC, तो अगर फैक्ट्री में लगा देन ओके आप ले सकते हैं एग्जेम्पशन, बट अगर ऑफिस में लगा या फिर ऑफिस प्रीमाइसेस है, और कभी कभी आपने देखा होगा कि गेस्ट हाउस बने होते हैं ऑफिस के कि कोई अगर गेस्ट आया तो वो वहाँ पे रुक सके, तो अगर यहाँ पे AC लगा है तो ये भी AC का आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। पॉइंट नेक्स्ट आपका बोलता है ऑफिस अप्लायंसेस इंक्लूडिंग कंप्यूटर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। मैंने आपको इंटेंट बोला था कि इंटेंट ध्यान में रखना। तो इंटेंट क्या था कि आप मैन्युफैक्चर कर रहे हों, बट अगर आप कंप्यूटर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो ये तो ऑफिस में यूज़ होता है, तो फिर इसमें सिंपल सी बात है कि इसको हम न्यू प्लांट एंड मशीनरी में इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर कोई व्हीकल आप लेते हैं तो दैट ऑल्सो डज नॉट इंक्लूडेड इन न्यू प्लांट एंड मशीनरी, या फिर कोई ऐसी प्लांट एंड मशीनरी जिसका टोटल कॉस्ट जो है एज ए डेप्रिसिएशन या किसी अदरवाइज किसी सेक्शन में कम्प्लीटली उसका कॉस्ट जो है मतलब आपको डिडक्शन मिल जा रहा है। एनी प्लांट एंड मशीनरी द होल ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ विच इज अलाउड एज ए डिडक्शन बाय वे ऑफ डेप्रिसिएशन और अदरवाइज, या फिर किसी अदर सेक्शन में जब हम इनकम चार्जेबल अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैलकुलेट कर रहे हैं और वहाँ पे अगर उसका कंप्लीट डिडक्शन मिल जा रहा है देन दैट ऑल्सो इज़ नॉट इंक्लूडेड इन योर प्लांट एंड मशीनरी डेफिनेशन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस।
और यहाँ पे एक और चीज़, जब मैंने आपको बोला कि कंप्यूटर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, बट एक चीज़ बोली गई है यहाँ पे एक्सेप्शन में कि अगर कोई टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टार्टअप है उसके लिए कंप्यूटर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट बन जाता है, तो उस केस में हम इसका एग्जेम्पशन देंगे, इसको हम मानेंगे कि ये प्लांट एंड मशीनरी है। ठीक है, यहाँ पे वही बात बोला गया है कि अगर कोई टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टार्टअप है तो वहाँ पे अगर वो शेयर कैपिटल का अमाउंट परचेज यूटिलाइज़ हो रहा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को परचेज़ करने में, तो उसको हम न्यू प्लांट एंड मशीनरी में रखेंगे। अब आते हैं एग्जेम्पशन अमाउंट का। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, अगर कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट मेरे एग्जांपल में मानो तो 100 लाख, ये मैंने बोला था 50 लाख यूटिलाइज़ कर लिया, 50 लाख CGS में जमा करवा दिया, तो 100 लाख इज मोर देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। 60 लाख का मैंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोला था, तो ये तो मेरा पूरा का पूरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब देखो, मैंने जब आपको एग्जाम्पल दिया था तो मैंने बोला था 100 लाख का कंसिडरेशन है और 40 लाख का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, तो कैपिटल गेन जो हो गया 60 लाख का हो गया। तो इसलिए मेरा ये, अगर ये पूरा 100 लाख यूटिलाइज़ हुआ तो ये पूरा 60 लाख जो है मेरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बट अगर कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट मान लो 50 लाख, मान लो डिपॉजिट नहीं कराया मैंने, सिर्फ मशीन खरीदा, अगर 50 लाख है तो ये लेस देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो इस केस में क्या होगा हमारा एग्जेम्पशन अमाउंट। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला बोलो या यूनिटरी मेथड बोलो, जैसे समझ में आता है वैसे समझ लेना कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 60 लाख इंटू कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट जो भी 50 लाख हमने यूटिलाइज़ किया ना, तो 50 लाख अपॉन 100 लाख का नेट कंसिडरेशन, तो ये 0 आपका ख़त्म, 30 लाख रुपए का आपका यहाँ पे एग्जेम्पशन हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। The exemption under this section would not be available in respect of transfer made after 31st March 2022। 2022 के बाद से अगर हमने लैंड एंड बिल्डिंग का ट्रांसफ़र किया है और अगर हम उसके बाद से उसको कंपनी को बनाने में और शेयर को सब्सक्राइब करने में यूटिलाइज़ कर रहे हैं तो ये एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इफ इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी और न्यू एसेट एक्वायर्ड बाय द कंपनी आर सोल्ड अदरवाइज ट्रांसफर विद इन अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एक्विजिशन, द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन exempted earlier shall be chargeable under the head capital gain of the previous year in which such equity share or such new asset are sold अदरवाइज ट्रांसफ़र। मैंने आपको दो चीज़ बोला, 31/7/23 को आपने सब्सक्राइब किया, ठीक है, और मान लो 31/10/23 को प्लांट एंड मशीनरी जो है ख़रीदा गया, तो दो चीज़ें बोल रहे हैं। यहाँ से आप 5 साल कैलकुलेट कर लो, 24, 25, 26, 27, 28, 30, यहाँ से 5 साल हो गया, 30/7/28 तक आपको इस शेयर का मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट है उसका डिसइन्वेस्टमेंट नहीं करना है, उसको सेल ऑफ नहीं करना है। और जो आपने मशीनरी परचेज़ किया है, प्लांट एंड मशीनरी, जिस दिन से आपने उसे एक्वायर किया है उससे 5 साल लगा लीजिए, तो 31/10/23 हो गया, ठीक। अब इसका भी आ जाएगा आपको 28, तो 29/10/28 तक आपको इस प्लांट एंड मशीनरी को भी नहीं बेचना है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। 5 ईयर का एक लॉक इन पीरियड लगाया गया है। G point है, the amount of CGS is to be utilized by the company for purchase of new asset within 1 year from the date of its subscription. If company does not utilize the amount so deposited, then capital gain। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। यहाँ पे मान लो मैंने आपको बोला था कि 50 लाख रुपए तो मैंने मशीन खरीद लिया और 50 लाख रुपए का मैंने डिपॉजिट करा दिया, टोटल मैंने 100 लाख का एग्जेम्पशन ले लिया। और अब इस जो 100 लाख का एग्जेम्पशन लिया है, जो CGS में डिपॉजिट कराया है, टाइम पीरियड तो उतना ही है कि जब से आपने सब्सक्राइब किया वहाँ से लेकर के 1 साल, चाहे आपने डिपॉजिट करा दिया है, बट टाइम पीरियड तो उतना ही है। ऐसा तो नहीं है कि अब आप इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए उस अमाउंट को छोड़ दीजिए, नहीं। 1 साल के अंदर आप उसमें से आपको CGS में पैसे निकाल करके, जो आपने डिपॉजिट कराया है वहाँ से निकाल करके आपको प्लांट एंड मशीनरी परचेज़ कर लेना है। बट अगर आपने परचेज़ नहीं किया तो क्या होगा, देखो, जो कैपिटल गेन आपको एग्जेम्प्ट हुआ था वो आपको टैक्सेबल हो जाएगा। और वो टैक्सेबल कैसे होगा, कैपिटल गेन एग्जेम्प्टेड, तो यहाँ पे आपका 100 लाख रुपए एग्जेम्प्ट हुआ था, बट कैपिटल गेन जो कि एग्जेम्प्ट होना चाहिए, सिर्फ 50 लाख एग्जेम्प्ट होना चाहिए, क्योंकि आपने 50 लाख डिपॉजिट कराया था जिसको आपने यूज़ नहीं किया, तो 50 लाख जो है आपका एग्जेम्प्ट होना चाहिए। जो डिफरेंस बचा 50 लाख, ये आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, जिस ईयर में 1 साल ख़त्म होता है। जैसे मैंने आपको बोला था कि 31/8/23 को हमने सब्सक्राइब किया इक्विटी शेयर, तो 31/8/24 को ये मशीनरी वगैरह परचेज़ हो जानी चाहिए। अगर यहाँ तक परचेज़ नहीं हुई तो उसके बाद से आप फाइनेंशियल ईयर पहले कैलकुलेट करो, तो ये आ गया आपका 24-25। तो 24-25 का जब रिटर्न ऑफ इनकम भर रहे होंगे ना, तो यहाँ पे आपका कैपिटल गेन 50 लाख रुपए टैक्सेबल हो जाएगा, शैल बी चार्ज टू टैक्स।
ख़त्म हो जाती है हमारी आज की क्लास और ये सेक्शन। मेरा मोटो आज का ना बस इतना ही था। एक तो मैंने एक ही क्लास को 2 बार रिकॉर्ड किया है क्योंकि वॉइस नहीं रिकॉर्ड हो पाया था। तो एनीवेज़ क्लास हमारी आज की ख़त्म हो गई है। मेरा मोटो इतना ही था कि मैं आज सिर्फ आपको एक सेक्शन पढ़ाऊँ। ये थोड़ा सा अलग सेक्शन है, ध्यान से पढ़ना है इस सेक्शन को क्योंकि इस सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं। आपको 54 जी से ना भी आएँ, 54 बी से ना भी आएँ, तो इस सेक्शन से मैंने क्वेश्चंस आते हुए देखे हैं जब आपको एग्जाम्शन की चीज़ें दिखेंगी तो। आज की क्लास को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ एंड यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड एज यूजुअल कीप स्माइलिंग एंड study hard. I'll see you in my next class.